नमस्कार फ्रेंड। आज हम लोग जो एनसीईआरटी 6 क्लास की हिस्ट्री की है उसका चैप्टर 2 देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। अर्थात जो आदि मनुष्य था वो प्रारंभ में अपने भरण पोषण के लिए क्या करता था, आखेट यानी शिकार करता था या यहाँ वहां से थोड़ी बहुत मात्रा में अनाज इकट्ठा कर लेता था, और कैसे वो ग्रेजुअली क्या किया है कि वो भोजन उत्पादन तक पहुंचा है, कृषि कार्यों में संलग्न हुआ है। इसी की कहानी इस चैप्टर में बताई गई है। हम सारे बेकार के पॉइंट्स को छोड़ करके उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट। तो आइए शुरू करें। देखिए क्या लिख रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले भी लोग रहा करते थे। इसका मतलब कि एशिया महाद्वीप में या दक्षिण एशिया में जो मानव सभ्यता का इतिहास है वो 20 लाख वर्ष पुराना है। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, आखेटक, यानी ये लोग शिकार करते थे या खाद्य को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे, संग्राहक थे। नेक्स्ट देखिए क्या लिख रखा है। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहते थे, और ऐसा करने के कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण ये एक जगह पर टिक नहीं पाते थे। हो सकता है ये जो छोटे छोटे से स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, यही स्टेटमेंट आपको यूपीएससी पूछ दे कि इन पॉइंट्स में से आप उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो जिसके कारण जो प्रारंभिक मनुष्य थे, आदिम मनुष्य थे, वो एक जगह से दूसरी जगह तक भटकने को मजबूर थे। एक पॉइंट देखिए क्या लिख रखा है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। ठीक है, एक ही जगह पर आप रहेंगे तो वहां आपसे संबंधित जो भी खाद्य सामग्री होगी उसको बहुत धीरे धीरे आप क्या करेंगे, नष्ट खत्म कर देंगे, खा पी के पचा जाएंगे, और फिर ग्रेजुअली आपको अलग प्लेसेस की तरफ मूव ऑन करना होगा। तो भोजन की तलाश में पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते। ठीक है, तो जिन जानवरों के ऊपर आप आश्रित हैं वही अगर दूसरी जगह को मूव ऑन कर गए तो आपको भी उनके पीछे पीछे क्या करना होगा, आपको जाना होगा। तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपर्युक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहे होंगे। भारत में भी जैसे फसलों को देख लेकर के तीन आपको फसलों के मौसम बताए जाते हैं, रबी हो गया, खरीफ हो गया, या छोटा सा एक आपको जायद हो गया। ठीक है, तो आप उन सुटेबल स्थानों के तरफ मूव ऑन कर रहे होंगे जिन स्थानों के तरफ एक स्पेसिफिक अनाज पाए जाने की संभावना ज्यादा हो रही होगी। अभी भी देखेंगे ना कि ऋतु प्रवास भारत में करने वाली कुछ आदिम जनजातियां हैं, गुज्जर बकरवाल हो गए, भोटिया लोग हो गए, ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। तो ठीक उस समय पर भी क्या होता होगा कि अलग अलग आपको जो भी अनाज पसंद है वो आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौसमों में उत्पन्न होता होगा, और इसी जगहों या इसी मौसम के अनुरूप आपको भी अपने प्रवास को ढालना पड़ेगा। एक और चौथा इंपॉर्टेंट रीजन पानी, कि पानी के बिना तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हैं। दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि जहां भी पानी होगा वहां भी आपको जाना पड़े। ये कोई बहुत अच्छे फैक्ट्स नहीं थे, बस ऐसे ही जान लीजिए। अच्छे फैक्ट्स जो एग्जाम से संबंधित आपको इस चैप्टर में है वो आगे हम लोग देखेंगे। एक छोटा सा फैक्ट और जानिए। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। औजारों का इस्तेमाल भी ह्यूमन बींग्स ने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे आपको अपने बुद्धि के द्वारा पता चल गया था कि अगर स्पेसिफिक मांस को काटना है तो कुछ नुकीली चीज होनी चाहिए, जानवरों से आपको सुरक्षा करनी है तो कुछ हथियार होने चाहिए। इन्हीं आरंभिक औजारों को कहाँ इस्तेमाल में लाया गया, तो फल फूल को काटना है, हड्डियों और मांस को काटना है, या पेड़ों से अपनी वांछित सामग्री इकट्ठा करना है, तो इन सब में इस्तेमाल में लाया जाता था। ये भी बहुत सामान्य सी बात है। यहाँ से आपके लिए कोई बहुत क्वेश्चन नहीं अराइज होता।
ये जो मैप इंडिया का दे रखा है इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, इससे प्राय एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। जैसे बुर्ज होम कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आप देख सकते हैं कश्मीर में है। मेहरगढ़ कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपको पाकिस्तान में है। एग्जैक्टली बोलन दर्रे के पास है, ये कल भी हम लोगों ने देखा था। इसके अतिरिक्त कोल्डी हवा और महागढ़ा ये दोनों जगहें आपको उत्तर प्रदेश में है। और एग्जाम में ये भी पूछता है कि ये किस नदी घाटी में अवस्थित है, तो एक छोटी सी नदी बेलन की नदी घाटी में ये आपको अवस्थित है। चिरांद आपको पता ही है बिहार में है। ये नॉर्थ ईस्टर्न में दाउजली हेडिंग आपको जगह है जहां से भी आपको औजारों के अवशेष मिले हैं। भीम बेटिका आप लोगों को पता ही होगा, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी ये आता है। किस जगह पर है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के भी एग्जैक्ट कौन सी जगह पर है, तो रायसेन जिले में है। इसका नाम भीम बेटिका इसलिए है क्योंकि भीम मतलब वो पांडवों में से दूसरे नंबर के जो भाई थे भीम, और बेटिका शब्द बैठक से बना है, ठीक है। तो भीम की बैठक, ऐसा माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान कभी यहाँ पर भीम आकर के रुके थे और उनका इंटरेक्शन स्थानीय जनजातियों के साथ हुआ था। दैट्स वाई इस प्लेस का नाम आपको भीमबेटका है। और ये भी जानेंगे कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें भी ये जगह आती है। नर्मदा नदी के तट पर यह अवस्थित है और यहां से आपको बहुत सारे शैल चित्र मिले हुए हैं, ठीक है। शैल चित्र कहने का मतलब कि यहाँ की गुफाओं की दीवारों पर अंकित है कि आदमी लेट से डांस कर रहा है या किसी जानवर का शिकार कर रहा है। हालांकि यहाँ पर नहीं दे रखा है, लेकिन ऐसा ही शैल चित्र आपको गुफाओं में मिलता है। उत्तराखंड का एक जिला है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा में एक प्लेस है लखू या लखू दियार करके, यहाँ पर भी ऐसी ही गुफाएं आपको मिली हैं। तो ये लखू दियार अभी तक बहुत कम पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। शैल चित्रों के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। और कहां पर एग्जैक्टली अवस्थित है, तो ये आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा नहीं भी याद रखेंगे तो एटलीस्ट उत्तराखंड आपको जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा जैसे जैसे हम साउथ इंडिया में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इनाम गांव पता होना चाहिए, ये महाराष्ट्र में है। कुसंगी आपको पता होना चाहिए, ये कर्नाटक में है। कुरनूल की गुफाएं पता होनी चाहिए, ये आंध्र प्रदेश में है। आप अपनी एनसीईआरटी लेकर के बैठेंगे और इन सारी जगहों को जैसे जैसे बताया जा रहा है वहीं पर नोट डाउन कर लेंगे तो दैट वुड बी गुड। बिकॉज पूछ देते हैं कि आदिम एक जो आदिम मानव है उससे संबंधित स्थल इनाम गांव जो है सो कि किस राज्य में अवस्थित है, तो उसका जवाब महाराष्ट्र। कुसंगी अभी के समय में कहाँ है, तो कर्नाटका में है। और कुरनूल कहाँ पर है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इन प्लेसेस को एक बार जानेंगे, बार बार ये लोग एग्जाम में आपसे पूछते। एक और प्रवास का रीजन दे रखा है। देखिए क्या लिख रखा है कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगहें ढूंढते रहते थे जहां पर उनको अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल सके। आपको अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए या खाद्य सामग्री को भी आत्मसात करने के लिए, मांस वगैरह को काटने के लिए औजार चाहिए। और औजार जहां आपको, वहीं आप उस समय पे तो कोई मेटलर्जी नहीं था ना कि मेटल्स को आप क्या करेंगे, पिघला करके अपने लिए लोहे वगैरह के तलवारें बना लेंगे। तो अगर आप सब कामों के लिए पत्थर पर ही आश्रित हैं तो आप ऑब्वियसली उन जगहों पर रहना बेहतर पसंद करेंगे जहां पर पत्थर के औजार मिल जाते हो, ठीक है। उसी भीम बेटिका के बारे में लिख रखा है, ये भी पूछ देते हैं कि ये भीम बेटिका कहाँ पर है, तो ये आधुनिक मध्य प्रदेश में है। और ये आपको बताए हैं कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से ये है। और किस नदी घाटी में है, तो ये नर्मदा नदी घाटी के पास अवस्थित, ठीक है। इस चीज को भी थोड़ा हम लोग ध्यान में रखेंगे। कुरनूल की गुफा देखिए लिख रखा है, अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जगह कहाँ आती है, तो आंध्र प्रदेश में आती है। यहाँ से क्या मिला है, तो राख के अवशेष मिले, राइट।
एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो कुरनूल की गुफा में। और ये जगह कहाँ अवस्थित है, तो आधुनिक समय में ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि राख वगैरह कोई जानवर तो लगा करके आग जला करके गया नहीं होगा। इसका मतलब जहां राख के आपको पुरातन अवशेष मिल रहे हैं वहां पे कभी ना कभी ह्यूमन सेटलमेंट, मानवीय बस्तियां रही होंगी। और राख अगर है तो रात के समय इसको आप क्या यूज कर सकते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश के लिए यूज करेंगे। मांस को भून करके खाएंगे तो ज्यादा टेस्टी लगेगा, राइट। मांसाहारियों के लिए, शाकाहारियों के लिए तो ये पाप, ठीक है ना। तो प्रकाश के लिए या मांस भूनने के लिए या खतरनाक जानवरों को भी आपको दूर रखना है, तो फिर उसके लिए भी आपको आग कहीं ना कहीं चाहिए, ठीक है। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है। पुराने काल के लिए जो शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है वो है पूरा पाषाण। पूरा शब्द मतलब हुआ प्राचीन, और पाषाण मतलब हुआ पत्थर। पूरा पाषाण काल कब से कब तक एग्जिस्ट करता है, ये आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो देखिए लिख रखा है 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक के दौरान इस कालखंड को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसको एक बार जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि पूरा पाषाण काल का कालखंड क्या है, तो 20 लाख वर्षों से लेकर के 12,000 वर्ष पहले तक के कालखंड को ये कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण। इसके बाद हमको मेजर पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं पृथ्वी पर, और इसीलिए इस कालखंड को इंग्लिश में मेसोलिथ या हिंदी में मध्य पाषाण युग कहते हैं। मेसो मतलब बेसिकली मिडिल, और आपको लिथो मतलब पत्थर, तो मध्य पाषाण युग कहते हैं। अगर एग्जाम में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस समय बड़े मेजर पर्यावरणीय बदलाव हुए हैं पृथ्वी के वातावरण में, तो ये मध्य पाषाण युग है, ठीक है। इसका कालखंड क्या है, और इस चैप्टर को पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यूजुअली लोग इन चैप्टर्स को इग्नोर कर देते हैं। और ये बात यूपीएससी बीपीएससी को भी पता है कि बच्चे यूजुअली इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं, और यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बच्चों को बहुत इजीली क्या किया जा सकता है, फंसाया जा सकता है। इसका कालखंड क्या रहा हुआ है, तो 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक का। इस काल के पाषाण औजार जो है आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता है। और इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए हंसिया और आरी जैसे हथियार आते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो मध्य पाषाण युग है ना, उसमें धीरे धीरे वाइज मैन या चालाक आदमी की संकल्पना का विकास होना शुरू हुआ। धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स ने, जैसे 20 लाख साल से लेकर के 12,000 साल तक ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो सब ऑर्डिनेट कंप्लीटली बने हुए थे प्रकृति के। लेकिन मध्य पाषाण आते आते उन्होंने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना आरंभ कर दिया, अपने अगल बगल की प्राकृतिक चीजों को समझना प्रारंभ किया, और उसको अपने निजी हित के लिए कैसे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं ये भी सीखा, ठीक है। ठीक वैसे ही 10,000 साल पहले के कालखंड को क्या बोलते हैं, नव पाषाण युग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ सोचने वाली बात ये भी है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा आपको क्वेश्चन बताते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर, कि अगर कोई हड्डी का औजार आपको मिल रहा है, उसको देख के आप कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो औजार है ये इस कालखंड का है, ये नव पाषाण युग का है या फिर मध्य पाषाण युग का है, ठीक है। इसको थोड़ा हम लोग देख रहे हैं। आप लोगों ने रेडियो कार्बन डेटिंग शब्द सुना होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग, इस संकल्पना की खोज प्रोफेसर विलार्ड लीबी ने 1940 के दशक में की थी, और ये व्यक्ति यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से संबंधित थे, राइट। तो हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग इज क्वाइट फेमस,
फॉसिल्स के उम्र का अंदाजा लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इसका इजाद किन्होंने किया, तो प्रोफेसर विलार्ड टीबी ने किया 1940 के दशक में, और आगे जाकर के 1960 का केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो भी इनको इसी चीज के लिए मिला है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग से हम कैसे अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी जो भी फॉसिल मिला है उसका कालखंड क्या है, वो कितना पुराना रहा हुआ है, इसको थोड़ा समझेंगे। कार्बन दो मूलभूत रूपों में आता है। एक कार्बन 12 होता है जो बहुत बड़ी संख्या में पाया जाता है, लेकिन एक छोटी संख्या में कार्बन 14 भी पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति बेसिकली जो हायर एटमॉस्फेयर है उसमें कॉस्मिक रेज के साथ जो कार्बन 12 है वो रिएक्ट करके कार्बन 14 बनाता है। कॉस्मिक रेज और कार्बन 12 मिलकर के आपको क्या बना देते हैं, कार्बन 14 बना देते हैं। अब इसी कार्बन 14 को CO2 के माध्यम से प्लांट्स कंज्यूम कर लेते हैं, पौधे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं अपने खाने को बनाने के लिए, और इस तरीके से ये जो कार्बन 14 कॉन्टेनिंग CO2 था ये आपको प्लांट्स में आ जाता है। अब अगर ये चीज प्लांट्स में आ गई तो इसका मतलब कि ग्रेजुअली फूड चेन के या फूड वेब के रास्ते ये चीज एनिमल या ह्यूमन बींग्स में भी आएगी, क्योंकि हम लोग या जानवर अगर प्लांट्स को खा रहे हैं और या फिर उन एनिमल्स को, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को अगर कोई और एनिमल भी खा रहा है, तो दैट मीन्स अल्टीमेटली ये C14 जो है सो कि कहाँ चला जाएगा, वो प्रीडेटर वाले आपको एनिमल में चला जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस तब तक ही चलेगा जब तक कि वो प्राणी जीवित होगा, तभी तक हम आप खाद्य सामग्री ग्रहण करते हैं, जब तक हमारे अंदर जीवन का अंश होता है। और जिस दिन किसी भी प्राणी की मृत्यु होती है तो दैट मीन्स ये प्रोसेस होना बंद हो जाएगा। अगर प्लांट है, अगर उसकी मृत्यु हो गई, प्लांट अगर जड़ से उखड़ गया, तो फिर उसको CO2 की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस रुक जाएगा। या फिर कोई एनिमल है तो उसने खाना खाना बंद कर दिया तो ये C14 उसके अंदर आना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रोफेसर विलार्ड लीबी थे ना, इन्होंने एक मोटे तौर पर अंदाजा लगाया कि एक नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग है इसके अंदर लेट से 1 ग्राम आपको कार्बन 12 मिलना चाहिए। स्केल्टन देख करके एक चीज का अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये महिला का है या पुरुष का है या किसी शिशु का है। ठीक वैसे ही जानवर का भी अगर आपको स्केल्टन मिला तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आपको कुत्ते का है, गधे का है, घोड़े का है या किसी अन्य जीव का है। ठीक है, तो उन्होंने स्पेक्यूलेट किया कि लेट से 1 ग्राम कार्बन 14 आपके अंदर होना चाहिए एक जीवित मनुष्य के अंदर। और ये जो कार्बन 14 है ना, ये चूंकि रेडियो एक्टिव होता है तो लगभग 5730 सालों में ये कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाता है या डीके कर जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि अगर 1 ग्राम कार्बन 14 किसी जीवित जीव के अंदर मौजूद है तो उसके मरने के 5730 वर्षों के बाद ये मात्रा मात्र 0.5 ग्राम कार्बन 14 रह जाएगी, और बचा हुआ जो 0.5 ग्राम कार्बन था वो कार्बन 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और 5730 साल बाद जाएंगे तो ठीक आधा और हो जाएगा कार्बन 14। दैट मीन्स कि मात्र 0.25 ग्राम उसके अंदर कार्बन 14 होगा और फिर 0.75 ग्राम उसके अंदर कार्बन 12। ठीक है ना, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा एक मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये जो जीव था इसकी मृत्यु कितने वर्ष पूर्व रही होगी। इस कार्बन डेटिंग की भी एक समस्या ये है कि 50 से 60 हजार सालों के बाद आप फॉसिल की उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इतना कालखंड आते आते हड्डियों के अंदर इतना कार्बन 14 बसता ही नहीं है
जिसको आप लैब वगैरह में टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो अगर 50-60 हजार साल से ज्यादा अगर पुराना फॉसिल है तो उसकी आयु के निर्धारण के लिए इस तरीके को इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है। बहरहाल तो वो साइंस का एक फैक्ट था। उसके अतिरिक्त जानेंगे पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ठीक है, नव पाषाण 10 हजार साल पहले, मध्य पाषाण जिस समय बड़े पर्यावरणीय बदलाव, और कब से कब तक, तो 12 हजार साल से लेकर के 10 हजार साल पूर्व तक। ठीक है, देखिए क्या लिख रखा है। मध्य पाषाण काल आते आते क्या हुआ है दुनिया में, लगभग 12 हजार साल पहले क्या हुआ है कि दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं और धीरे धीरे ग्रेजुअली गर्मी बढ़ने लगी है। इसके कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे हैं। ठीक है, ये सवाना हो गया, प्रेरी हो गया, ये सब क्या है, घास के ही मैदान है। तो धीरे धीरे ऐसे घास के मैदान डेवलप होने लगे हैं, और जहां भी घास के मैदान डेवलप होंगे वहां ऑटोमेटिकली घास को खाने वाले जानवर मूव कर जाएंगे, जैसे भेड़ हो गया, बकरी, गाय हो गया, और उन्हीं के पीछे पीछे क्या होंगे कि मांसाहारी जीव भी ग्रेजुअली ऐसे इलाकों में आपको मूव ऑन कर जाएंगे। जैसे शेर, चीते कोई घने जंगलों में नहीं रहते हैं। ठीक है, ये जो शाकाहारी जीव हैं इनका पीछा करते हुए सवाना लैंड में ही बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण कहने का एक अलग से कालखंड केवल 2000 साल के लिए अलग से डेवलप करने का एक कारण ये भी है कि पर्यावरण में जैसे जैसे तेजी के साथ क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं, उसी के अनुरूप मानव ने भी अपनी बुद्धि के अनुसार क्या किया है, अपने औजारों के डिजाइन में बड़े ग्रेजुअल चेंज किए हैं। तो कार्बन रेडियो डेटिंग से हमको क्या पता चल रहा है कि अच्छा ये 12 हजार या 10 हजार साल पुराना औजार है, लेकिन और पुराने औजारों में एक समरूपता दिखती थी। लेकिन ये 12 हजार से 10 हजार साल पुराना जो कालखंड है, इसमें एक छोटे कालखंड में, छोटा 2000 साल छोटा नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के इतिहास के हिसाब से देखें तो एक बड़ा छोटा सा कालखंड है। और इन 2000 सालों के इतिहास में आप देखेंगे कि औजारों के स्तर पर बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इन केवल 2000 सालों के लिए पर्यावरणीय बदलावों के अनुरूप ह्यूमन बींग्स ने जो कोप अप किया है, जो अनुरूपता दिखाई है, और अनुरूपता कैसे दिखाई है, अलग पर्यावरण में अलग प्रकार के औजारों वगैरह को इस्तेमाल में लाया है। इसीलिए हम लोग एक अलग कालखंड, एक अलग शब्दावली मध्य पाषाण इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे जैसे घास के मैदान का विकास होगा ना, जैसे कहीं पर आप चीनी रख देंगे तो चींटियां ऑटोमेटिकली उधर की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे घास के मैदानों का विकास होगा वैसे वैसे आपको क्या होंगे कि शाकाहारी जो जानवर हैं उधर को ग्रेजुअली मूव कर जाएंगे, उनकी ब्रीडिंग होगी और उनकी संख्या अपेक्षाकृत बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और इन्हीं में से ह्यूमन बींग्स को क्या समझ में आया कि चूंकि ये मांसखोर जानवर नहीं है, ठीक है, अगर ये मांस खाने वाले नहीं है तो ये हमारे लिए कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है, और धीरे धीरे इन्हीं में से बहुतों को क्या कर लिया गया, पालतू बना लिया गया। कहने का अर्थ यह है कि ह्यूमन सब क्या होने लगे, पशुपालक भी बनने लगे। तो मध्य पाषाण में आकर के ह्यूमन बींग्स क्या हुए हैं, पशुपालक बनना शुरू हुए हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी को ऐसे ही समझ करके पढ़ना होता। एक और टर्म दे रखा है कि लोगों द्वारा पौधे को उगाने और जानवरों के देखभाल की क्रिया को क्या कहते हैं, घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। ये टर्म आज तक एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, और चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत सारे इंडिया में आर्कियोलॉजिकल साइट्स होंगे, 5 लाख आर्कियोलॉजिकल साइट्स होंगे, लेकिन 5 लाख आर्कियोलॉजिकल साइट्स का नाम आप कभी याद नहीं रख सकते हैं। 50 किताबें पढ़ेंगे तो उनमें 500 नाम मिलेंगे। 500 में से कौन से नाम हमको आपको याद रखने चाहिए, तो एटलीस्ट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उन नामों को आपको कंठस्थ होना चाहिए। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि एनसीईआरटी इज कंसीडर्ड एज बेस्ट बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, घरेलूकरण की प्रक्रिया मतलब क्या होता है, लोग अगर पौधे उगाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया या जानवरों की देखभाल करना प्रारंभ कर दिया तो इसको क्या बोला गया, घरेलूकरण की प्रक्रिया। इसी से मिलता जुलता टर्म एक आजकल ज्योग्राफी के क्षेत्र में बहुत प्रचलित है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग।
मिश्रित खेती या मिक्स फार्मिंग, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपके एनिमल्स हैं और आपका जो भी फार्म है, फार्म से आपको ग्रीन फोडर या हरा चारा मिल जाता है एनिमल्स के लिए, और वहीं एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ग्रीन आपको फोडर के तौर पर या ऑर्गेनिक फोडर के तौर पर आपको, पार्डन पार्डन मी, ऑर्गेनिक आपको खाद के तौर पर किनको उपलब्ध हो जाता है, तो आपके फार्म या आपके खेत को उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से क्या होगा कि आपको हरी खाद मिल जाएगी, और जानवरों को क्या मिल जाएगा, जो भी आपको फसलों के अवशेष होंगे वो उनके लिए हरे चारे का काम कर रहे होंगे। ठीक है, उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया, यूजुअली जो अहिंसक होते थे। घर में कोई शेर चीता पाल करके नहीं रख सकता है कि आप इधर सोएं और अगले दिन वो आपको क्या करें, चट कर जाएं। ठीक वैसा ही एक फैक्ट यहाँ पर दे रखा है, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात किया था कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में से गेहूं तथा जौ आते हैं, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था। और पालतू बनाए गए जानवरों में सबसे पहले कुत्ता आता है। ये अगर एग्जाम में पूछे कि किस एनिमल को सबसे पहले हम लोगों ने पालतू बनाया, डोमेस्टिक बनाया, तो इट वाज कुत्ता, एंड देन आफ्टर भेड़ और बकरी को हम लोगों ने ऐसा किया। अनाज के कुछ उपयोग दे रखे हैं बीज के रूप में, ताकि अगले साल फिर से हमको फसल मिल सके, खाद्य सामग्री के रूप में, उपहार के रूप में। पहले कोई मॉनिटरी सिस्टम नहीं चलता था ना, ठीक है, हद से हद क्या था, बार्टर सिस्टम था। तो उस समय आपको किसी को गिफ्ट देना हो ना, जैसे अभी हमारे घर रिलेटिव आते हैं या हम कहीं पे जाते हैं, तो मौद्रिक लेन देन होता है, राइट। किसी छोटे को क्या करते हैं लोग कि पैसे देते हैं, तो उस समय उपहार के तौर पर मुद्रा तो नहीं दी जाती होगी क्योंकि उसका प्रचलन ही नहीं था। तो क्या दिया जाता रहा होगा, तो उपहार के तौर पर आपको अनाज दिया जाता रहा होगा। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है, अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने क्या किया कि मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, इवन टोकरियां बुनी, और फिर जमीन में गड्ढा खोद करके इनको सेव करना शुरू कर दिया। पशुपालन भी भोजन के भंडारण का ही एक तरीका आप बोल सकते हैं। आप बोलेंगे कैसे, पशुपालन अलग होता है, भंडारण अलग होता है। देखिए, हर फसल के लिए कुछ ऑफ सीजन भी होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको जैसे आम का फल खाना है तो वो आपके लिए गर्मियों में ही उपलब्ध होगा, वो जाड़े की ऋतु में आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। लेकिन कोई भी मीट ईटर्स हैं तो वो क्या करेंगे, अगर बड़ी संख्या में अपने लिए अगर पशुओं को जमा करके रखेंगे तो फिर क्या होगा कि उनके लिए सालों भर मांस की उपलब्धता भी रहेगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए सालों भर क्या होगी, दूध की उपलब्धता बनी रहे। बुर्ज होम पे बहुत साल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्या लिख रखा है कि कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम, एग्जाम में पूछा हुआ है कई कई बार कि बुर्ज होम है कहां पर, तो ये कश्मीर में है। कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे, तो ये बुर्ज होम में। और इन घरों को क्या कहते हैं, तो पुरातत्वविदों ने इनको नाम दिया है गर्तवास का। ठीक है, इनमें उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां भी होती थी, और जमीन के अंदर होने के कारण क्या होता था कि ठंड के मौसम में आपको सुरक्षा मिल जाती थी। ठीक है, झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर आग जलाने की इवन जगहें भी मिली हैं, इस लाइन को भी मार्क करेंगे। पत्थर के औजार भी मिले हैं, और इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण वाले उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन प्लेसेस को नौ पाषाण युग का माना जाता है। क्या, इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। शुरू के जो भी हमारे आरंभिक औजार रहे होंगे वो एकदम कम नुकीले रहे होंगे, लेकिन ग्रेजुअली हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप नुकीला हथियार रखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, और उसी नुकीलेपन को बचा करके रखने के लिए धीरे धीरे हम लोगों ने पॉलिश करने की कला भी सीख रही होगी। इसके अतिरिक्त ओखली और मूसल का इस्तेमाल किया जाता था, किस चीज के लिए, तो अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए, और ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होता है। अभी भी ग्रामीण परिवेश में आप चले जाइए तो आप देखेंगे ओखली और मूसल बड़ी संख्या में इस्तेमाल में लाए जाते हैं।
औजार न सिर्फ पत्थरों से बनाए जाते थे बल्कि लास्ट में देखिए इसी में लिख रखा है कि औजार आपको हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। नौ पाषाण युग मतलब इस समय तक सभ्यता का अपेक्षाकृत अच्छा विकास होना शुरू हो गया होगा। इस समय ह्यूमन बींग्स को समझ में आया होगा कि अनाज के भंडारण के लिए केवल जमीन में गड्ढा खोदना ही सुटेबल नहीं है। इससे बेहतर हम क्यों ना मिट्टी के बर्तन बना लें और उन मिट्टी के बर्तनों में ही खाद्य का क्या करें, संग्रह करें। और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। तो नौ पाषाण युग आते आते न सिर्फ मिट्टी के बर्तन आपको दिखने लगे हैं बल्कि इनका अलंकरण भी प्रारंभ हो रखा है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या लिख रखा है, आपको मेहरगढ़ जगह को ढूंढना है। कहां पर है, तो पाकिस्तान में है, बोलन दर्रे के पास है। कल ही हम लोगों ने देखा हुआ था, बोलन दर्रे के पास है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन सीखा। कई कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि गेहूं उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य आपको भारतीय उपमहाद्वीप में कहां से मिलते हैं, तो ये मेहरगढ़ से मिलते हैं, जो कि ऑफ कोर्स कहां पर है, पाकिस्तान में। इवन यहाँ से जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवर भी हैं और भेड़ तथा बकरियां भी मिली हैं। यहाँ के जो घर हैं ये चौकोर तथा आयताकार आकार के हैं और घरों में प्राय 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। अगर एनसीईआरटी में संभवतः शब्द लिखा हुआ है तो यूपीएससी आयोग जब भी क्वेश्चन पूछता है तो ये संभवतः हट जाता है और आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मेहरगढ़ में जो घर मिलते हैं उनको जो भी कमरे मिले हैं उनकी संख्या किस से ज्यादा है, तो 4 से ज्यादा है। और किस किस काम में इस्तेमाल में लाए जाते थे, तो न सिर्फ रहने के लिए बल्कि अन्न के भंडारण के लिए भी वो इस्तेमाल में लाए जाते थे। अगला देखिए क्या लिख रखा है कि मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था होती है कई बार कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। आप लोगों के ध्यान में होगा कि ये जो इजिप्ट के पिरामिड वगैरह हैं उसमें के जो राजा मरते थे जिनको फराहो कहा जाता था, उनकी कब्रों में उनके साथ सोना चांदी या बहुत सारे नौकर चाकर भी साथ में दफन कर दिए जाते थे, क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद भी इस राजा को इन भौतिक वस्तुओं की जरूरत होगी। तो ग्रेजुअली ये चीजें कहीं ना कहीं से तो डेवलप हुई होंगी, राइट। तो वैसे ही लिख रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में भी कई जगह पर ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें कुछ सामान भी है और ऐसी कब्रें आपको मेहरगढ़ में भी पाई जाती है। ठीक है, मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं और एक कब्र में तो एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, तो कब्र में आपको बकरी के साथ दफनाने के साक्ष्य भी यहां से आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का कोई लास्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसके अतिरिक्त वही सारी कहानी एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं आप। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जहां पर लिख रखा है, मध्य पाषाण युग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक का। इसी समय पर्यावरण में बड़े सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ भी इसी समय हुआ है और इसी समय मनुष्यों ने पशुपालन भी करना आरंभ किया है। ठीक वैसे ही नौ पाषाण युग का आरंभ माना जाता है 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का जो आरंभ है ये लगभग 8,000 साल पहले का है। है? तो ये था दूसरा वाला चैप्टर जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे शिकारी या खाद्य संग्राहक से ह्यूमन बीइंग्स आपको किस में कन्वर्ट हुए हैं, तो वो ग्रेजुअली क्या किए हैं, खेती के तरफ उन्मुख हुए हैं। ठीक है, ये अगर ऐसा ही हाईलाइटेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, यहाँ से ये हाईलाइटेड पीडीएफ आप ले सकते हैं। थैंक यू।